हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग मैशअप्स। मैं आपका दोस्त हिरेन कनवाड़िया और आप सब लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ आज। तो सबसे पहले मैं आप सबको विश कर दूँ हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि मैं इतने दिनों बाद में क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्यों आपके पास में काफ़ी टाइम बाद में आया हूँ। एक्चुअली मैं अपने ऑफिस के काम में बिज़ी था, तो वो उसको भी मेरे को प्रायोरिटी देनी होती है। जैसे कि मेरे को ये काम है, ये काम मोस्ट प्रोबेबली मैं सैटरडे संडे ही कर पाता हूँ। तो गाइज़ आप सबसे भी मेरे को एक रिक्वेस्ट करनी है कि जो भी मेरे से कुछ भी क्वेरी वगैरह जो पूछता है तो वो मेरे को सैटरडे संडे ही मेरे से कांटेक्ट करे ताकि मैं उनका ईज़िली जवाब दे सकूँ। तो गाइज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक यही रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरा चैनल अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन फॉर दी नोटिफिकेशन। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जापान का वीज़ा। तो गाइज़ काफ़ी टाइम से ये हमारा चर्चा में था कि जापान का वीज़ा कब ओपन होगा, कब ओपन होगा। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते थे। तो गाइज़ एक सबसे बड़ी एक गुड न्यूज़ है कि जापान का वीज़ा 11 अक्टूबर को स्टार्ट होने जाना है फॉर इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स के लिए भी। तो अभी फ़िलहाल पहले क्या चल रहा था कि सेल्फ गाइडेड टूर चल रहा था, फिर उसके बाद में नॉन गाइडेड टूर आया। तो उस चीज़ को अब उन्होंने बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्शन सारी लिफ्ट अप कर दी है। और अब जो जापान का टूर आप प्लान करोगे तो उसके अंदर आप डिपेंडेंट वीज़ा भी ले सकते हो। इंडिविजुअली जाके आप वीज़ा ले सकते हो कौंसलर से और अपनी फ़ाइल लगा सकते हो जैसे आप पहले लगाते थे। तो एक चीज़ और अच्छी है, जैसे कि अभी जापान ने अभी एक अनाउंस किया है कि वो अपनी कंट्री के अंदर टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे। तो टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स का भी वेवर दिया है। जैसे कि अभी बीच में जैसे साउथ कोरिया ने अपनी कंट्री में टूरिज़्म प्रमोट करने के लिए काफ़ी कम डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वीज़ा ग्रांट करने के लिए, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट ITR मांगी थी। तो ऐसे ही जापान ने भी कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स है वो वेवर करे हैं। उसकी अपडेट आपको आगे आने वाली वीडियो में मिलेगी कि आप क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे अगर आप जापान घूमने जाते हो। तो इनिशियल प्रीवियसली क्या होता था, फ़्लाइट टिकट, होटल, आपका ITR, बैंक स्टेटमेंट, कवर लेटर, आइटनरी, ये सारी चीज़ें मांगी जाती थी। अभी लेकिन फ़िलहाल आपको कुछ इसमें रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो वही रिलैक्सेशन का ही वेट कर रहे हैं। और बाकी जिसको भी कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह अगर आपको देखनी है तो डायरेक्ट आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, जापान एम्बेसी की वेबसाइट पे। तो वहाँ पर आपको पर्टिकुलरली पूरी डे टू डे वाइज आपको डिटेल मिल जाएगी। और साथ में अब चलते हैं बात कर लेते हैं कि अगर जापान टूरिज़्म प्रमोट कर रहा है तो वीज़ा कैसे लेना है उसका। तो गाइज़ एक सिंपल तरीका है। अगर आपको जापान ने नोटिफिकेशन आया कि वीज़ा ओपन हो गया है अक्टूबर 11 से, तो ऐसा नहीं है कि कुछ सेंटर्स पे ही वो अभी ओपन हुआ है। जैसे कि देखा गया है कि मुंबई में अभी ओपन हुआ है, अहमदाबाद, गोवा, पुणे। तो ये सारी चीज़ें अभी आप अप्लाई करने जाओगे तो मुंबई में आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकते हो। अगर आप मुंबई में आप भी ऐसे डायरेक्टली सबमिट नहीं कर सकते तो वहाँ का आपको रेजिडेंट होना पड़ेगा कि आप यहाँ पर रह रहे हो, जब भी आप सबमिट कर पाओगे। क्योंकि इनके रीजन्स बटे हुए हैं, ठीक है। अगर सपोज़ कोई चंडीगढ़ रहता है, कोई राजस्थान रहता है, कोई हरियाणा रहता है, तो उनका रीजन न्यू दिल्ली में आता है। तो गाइज़ आप ये जब तक वेट करो, जब तक न्यू दिल्ली का काउंसलर तो जब तक आपकी एप्लीकेशन लेने के लिए रेडी ना हो, जब तक वो नोटिफिकेशन ना आए। अभी फ़िलहाल जो नोटिफिकेशन आया है 11 अक्टूबर का, वो मुंबई, अहमदाबाद, गोवा, पुणे, इन सब जगहों के लिए आया है। तो उस तरफ आप रश ऐसे ना करना, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होंगे। उसके लिए आपको वहाँ का एक रेजिडेंट होना पड़ेगा, मतलब उस स्टेट का, और वहाँ पर आपको कुछ दिन बिताने पड़ेंगे कि मैं यहीं रहता हूँ। तो ये बात हो गई VFS की कि VFS आपको कैसे काम कर रहा है, कैसे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए। चलो एक चीज़ और मान लेते हैं कि अगर आपको डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कराने हैं VFS के अंदर, तो अभी फ़िलहाल आप डॉक्यूमेंट अगर आप सबमिट कराने जा रहे हो तो अभी 11 अक्टूबर से पहले आपका ERFS लगेगा ज़रूर, ठीक है। ये नहीं कि आपने कल का अपॉइंटमेंट लिया तो आप जाके सबमिट करा सकते हो, तो उसके अंदर आपको ERFS सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेगा। और इन केस अगर आप जैसे कि आपको अपॉइंटमेंट ना मिले VFS में, तो उन केस आपको क्या करना है कि आप अदर कोई भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो जो भी अर्ली से अर्ली है, और वहाँ पे जाके आप उसको चेंज करा सकते हो ऑन रिक्वेस्ट। ये नहीं
कि आपने कोई भी बिज़नेस का ले लिया अपॉइंटमेंट, आपने ऑल COE का ले लिया, अदर टूरिज़्म एंड सेक्टर का ले लिया, तो उस केस के अंदर जब तक आप वहाँ पहुँचोगे नहीं और वो रिक्वेस्ट नहीं करोगे, जब तक वो चेंज नहीं करेंगे, तो इसलिए बेटर रहेगा अगर आप जापान का वीज़ा लेने जा रहे हो तो होपफुली 11 अक्टूबर के बाद जाओ, और आराम से आपको जब वेट करो कि न्यू दिल्ली वाला कब ओपन होगा, उसके हिसाब से आप रीजन देख लेना। रीजन की लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो कि क्या क्या रीजन हैं हमारे यहाँ के और किस रीजन के अंदर आपका सेंटर फॉल हो रहा है, तो उस रीजन के अकॉर्डिंग ही आप जाए। ऐसे ना करना कि मुंबई चले गए, आप अहमदाबाद चले गए, कि वहाँ घूमने गए थे तो चलो फाइल लगा दी, ऐसा मत करना, सबमिट नहीं होएगी। और अभी हाल फिलहाल में केसेस देखे गए ऐसे कि जापान का सेल्फ गाइडेड टूर भी लोगों ने अप्लाई करने की कोशिश करी, तो वो पहले क्या करते हैं, एम्बेसी से पहले एक अप्रूवल मंगाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट सारे स्कैन करके उनके पास में भेजते हैं कि ये सेल्फ गाइडेड टूर है या नहीं है। तो गाइज इस चक्कर में मत पड़ना कि आपने कुछ फेक डॉक्यूमेंट लगा दिए, तो वो पहले एम्बेसी क्रॉस वेरीफाई करेगी आपकी जापान एम्बेसी से कि वाकई में ही टूर पैकेज बुक हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो नहीं हुआ होगा तो आपके डॉक्यूमेंट ही नहीं सबमिट करेगी, तो आपके सारे पैसे वहीं ख़राब हो जाएंगे। तो इस केस के लिए आप ऐसे मत करना। और गोइंग फर्दर, अब जैसे कि आप जापान 11 अक्टूबर से खुलने वाला है, तो जापान का जब आप वीज़ा लेने जाओ तो अपने सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन रखना, क्योंकि जापानीज़ का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है काम करने का, और वो अपनी पूरे गाइडलाइन में ही काम करते हैं। सपोज़ जैसे कि उनके पास में ये थॉरोली ये लिखा हुआ है कि मैरिज सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो कभी कभार कईयों के पास में नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, लेटर फॉर्मेट में दे देते हैं। जैसे कि मेरे साथ में हुआ था कि मैंने साउथ कोरिया में लेटर फॉर्मेट में दिया था। तो जापानीज़ का जो स्टाइल है काम करने का, वो ये कहते हैं अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट, ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट पूरे रिदम और पूरे स्ट्रेट फॉरवर्ड रखे, जो चीज़ नहीं है उसको लगाएं। ये नहीं कि इसके बिना आपने कुछ और लगा दिया वो चल जाएगा। सपोज़ क्या होता है कि शेंगेन वीज़ा में देखा गया कि CA वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मकान की रजिस्ट्री के पेपर लगा देते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है मकान की रजिस्ट्री, उनको CA वैल्यूएशन चाहिए, लेकिन वो कुछ एट दी एंड वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है, अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो स्ट्रेट अवे आपका रिजेक्ट होता है, क्योंकि इनका स्टाइल ही अलग है काम करने का। तो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स और रेगुलेशंस को लेके, इसीलिए जापान काफ़ी आगे है और कंट्री का, तो इसलिए उसका पासपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग है वर्ल्ड के अंदर कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो इस केस के अंदर जैसे कि आप 11 अक्टूबर को वीज़ा खुलेगा, तो वो टूरिज़्म भी प्रमोट कर रहे हैं, तो टूरिज़्म जब वो प्रमोट करेंगे तो गाइज़ ये है कि वो सबको वीज़ा ईज़िली मिलता है उस टाइम पर। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको आपके लाइन में क्यू में लग गया, आपको एक 1-1.5 महीने बाद में रिज़ल्ट आ रहा है। जो पहले अप्लाई करेगा उसको वीज़ा उसी के बेसिस पे जल्दी मिलेगा, और अगर किसी ने रश कर दिया तो ऑब्वियसली बात है टाइम टेकिंग टास्क हो जाएगा उनके लिए भी। तो रश ऐसा बिल्कुल मत करना, आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। 11 अक्टूबर, आज 5 अक्टूबर हो गई है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। तो अपनी फ़ाइल तैयार करते चलो, साथ के साथ 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगेगा, और अपना अपॉइंटमेंट एक ले लो। उससे ये होगा कि आप जैसे ही खुलेगा वो, और आप अपना अप्लाई कर दो जाके। इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है अप्लाई करने के अंदर। अगर आप जापान का वीज़ा अप्लाई करने जाते हो तो डॉक्यूमेंट, जो मोटे मोटे डॉक्यूमेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। कवर लेटर लगेगा, आपका आइटनरी लगेगा, आपका होटल बुकिंग लगेगा। फ़्लाइट का ऐसा कोई रिकमेंडेशन अभी तक आया नहीं है। बैंक स्टेटमेंट और ITR आपका ये तो मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा। और साथ में आपका जॉब प्रोफाइल, कि आप जॉब प्रोफाइल के अंदर क्या करते हो। आपके पास में या तो आप एम्प्लॉयड हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका कंपनी के रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट, GST, MSME, उद्यम सर्टिफिकेट, ये सारे लगेंगे। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपकी सैलरी स्लिप्स लगेगी। ये सारी चीज़ें उनको रिक्वायर्ड रहेगी, ताकि देखने के लिए कि भैया आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो ये सारी मोटी मोटे जो डॉक्यूमेंट्स है ये तो आप तैयार कर ही लीजिए। बाकी जो अभी रिकमेंडेशन आने वाली है वहाँ से उनको क्या चाहिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी पता लग जाएंगी आगे आने वाले वीडियो पे। होपफुली मेरा जो वीडियोस है रेगुलर आते जाएंगे, क्योंकि बीच में मैं काफ़ी स्टक हो गया था अपने ऑफिस के काम के चलते वक्त भी, और इसके रिगार्डिंग भी। तो गाइज़ ये था हमारा जापान का वीज़ा के बारे में।
एक और चीज़, इसके जापान के वीज़ा की फ़ीस बता देता हूँ मैं, वो है 550 रुपये और साथ में VFS भी अप्रॉक्सीमेटली 600 650 रुपये है। तो ये आपका पूरा पैकेज तोल मिला के बनेगा 1150 के आसपास का। इतना लंबा चौड़ा नहीं है, आप इजीली एक नॉमिनल बंदा भी निकाल सकता है। जापान का स्टिकर वीज़ा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीज़ा होता है जापान का। अगर आपके पास में जापान का वीज़ा है तो आप मेक्सिको जा सकते हो घूमने, ठीक है, फॉर द 15 डे स्टेट, 15 डेज़ के लिए। और ये एक प्लस फैक्टर है जापान के वीज़ा में। तो गाइज़, आज का वीडियो अब ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। होपफुली ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब as much as possible. Okay, till then, bye bye and happy Dussehra to all of you. Jai Hind.